हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी वेल पढ़ेगा इंडिया पर। आज हम राजस्थान में जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके अलावा वहाँ पर कौन कौन से कार्य हुए, कितने युद्ध लड़े उन्होंने, कौन कौन से शाक्य हुए, जौहर हुए, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल स्टडी वेल पढ़ेगा इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जितने भी लाइव वीडियो है आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग से। राजस्थान में कुल मिलाकर ना 250 के करीब दुर्ग हैं, ठीक है, छोटे बड़े हैं वो मिला के। जो मुख्य दुर्ग हैं वो 50 के करीब हैं, और उनमें से ना 32 जो मुख्य दुर्ग है ना वो तो जो राजस्थान में महाराणा कुंभा हुए हैं उन्होंने ही बनवाए थे। मतलब कि राजस्थान में जो स्थापत्य कला हुई थी ना उसके जनक हैं महाराणा कुंभा, जिन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। उनके शिल्प शास्त्री थे ना जिसने डिज़ाइन बनाया था पूरे दुर्गों का, वो थे मंडन, जो कि गुजरात से बुलाए गए थे। मंडन ने ना 5 ग्रंथ लिखे थे जो कि उनके आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड था। मतलब बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे ये मंडन, और इन्होंने ना 5 ग्रंथ लिखे थे कि कौन सी बिल्डिंग किस हिसाब से बनानी है उसके बारे में। एक था प्रसाद मंडन, एक था रूप अवतार मंडन, एक रूप मंडन, एक ग्रह मंडन, ऐसे करके उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे थे जिनके अंदर पूरी डिटेल दी हुई थी। अब शुरू करते हैं शुक्र नीति से। जो हमारे ऋषि हुए हैं शुक्र, उन्होंने जो हमारे जो दुर्ग थे उनको 9 भागों में बांटा है। उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर 9 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? एरन दुर्ग, जो है रणथंभौर और चित्तौड़, ये 2 दुर्ग है। एरन दुर्ग, एरन दुर्ग कौन सा होता है? जो होता है जंगल के अंदर, ठीक है, जो जंगल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एरन दुर्ग, घना जंगल होता है। और रणथंभौर दुर्ग तो ऐसा है कि ना आप जब जंगल में जाओगे ना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये यहाँ पे दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग नाम से। आप जब जंगल के अंदर बिल्कुल दुर्ग के पास पहुंच जाओगे ना, जब एकदम से प्रकट होता है ये रणथंभौर दुर्ग, जब मालूम चलता है कि यहाँ पे ऐसा कोई दुर्ग भी है। बहुत घने जंगल में है ये। उसके बाद बारी आती है धानवन दुर्ग की। धानवन दुर्ग होता है जो ज़मीन पर बना होता है, ऐसा दुर्ग जो ज़मीन पर बना हुआ है। उसमें कौन सा है? जैसलमेर है, बीकानेर है और नागौर है। जो जैसलमेर दुर्ग है ना वो तो जो पूरा ज़मीन पर है, और वो ना रेत के टीले पे बना हुआ है। मतलब चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल है, बीच मरुस्थल के अंदर बना हुआ है। और बीकानेर का दुर्ग है उसके चारों तरफ खाई खोदी हुई है, इसलिए इसको पारीख दुर्ग भी बुलाया जाता है बीकानेर दुर्ग को। और एक नागौर के अंदर है, उसको भी वो धानवन दुर्ग का ज़मीन पर बना हुआ है। उसके बाद बारी आती है औदक दुर्ग की। औदक दुर्ग वो होता है जो कि किसी नदी या झील के किनारे बसा होता है, जिसके चारों तरफ है ना नदी या झील हो, मतलब चारों तरफ से नदी या झील से कवर हो वो। जैसे गागरोन का दुर्ग है और एक भैंसरोड गढ़ है। उसके बाद बारी आती है गिरी दुर्ग की। अब गिरी दुर्ग में कौन सा है? कुंभलगढ़ है, मांडलगढ़ है और है तारागढ़। जो पहाड़ पर दुर्ग बसे होते हैं ना उसको गिरी दुर्ग बोलते हैं। उसमें कुंभलगढ़, मांडलगढ़ और तारागढ़। उसके बाद बारी आती है सैन्य दुर्ग की। सैन्य दुर्ग वो होता है ऐसा दुर्ग जिसके अंदर है ना सेना के रहने का, खाने का सारा प्रबंध होता है, उसको सैन्य दुर्ग बोलते हैं। ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होते थे क्योंकि ना यहाँ पर खाने पीने से लेकर हथियारों तक हर चीज़ ना बढ़िया ढंग से सुसज्जित की हुई होती थी। मतलब यहाँ पे ना हर चीज़ अवेलेबल होती थी, जो सुरक्षा से लेकर खाने पीने तक की हर चीज़ होती थी यहाँ पे, इसलिए सबसे अच्छा दुर्ग बनाता है सैन्य दुर्ग को। उसके बाद होता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग वो होता है जहाँ पर है ना जो मित्र सैनिक होते हैं ना वो रह सकें। जैसे कोई राजा है, कोई राजा है उसका कोई मित्र है तो उसने उसको ना अपना ये दुर्ग सहायता के लिए दे दिया है। जैसे किसी राज्य पर आक्रमण हो रहा है तो उसके पास में जो दुर्ग है, सहाय दुर्ग बनाया हुआ है, तो वहाँ पर उसकी मित्र सेना आके रह सकती है और वो उसका युद्ध में सहयोग कर सकती है। उसके बाद बारी आती है वन दुर्ग की, जो कौन सा है? सिवाना, त्रिभुवनगढ़ और रणथंभौर। उसके बाद में आता है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग है लोहगढ़। पारीख दुर्ग में लोहगढ़ भी आता है और बीकानेर का जूनागढ़ भी आता है, क्योंकि जूनागढ़ के भी चारों तरफ है ना खाई खोदी हुई है जिसमें पानी है। वो एक आता है पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग होता है जिसकी चारों तरफ बाउंड्री की होती है, बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ की होती है जिसके चारों तरफ, उसको पारीद दुर्ग बोलते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं अब। जो जूनागढ़ बीकानेर का जो दुर्ग है, इंदरगढ़ कोटा का दुर्ग है, आमेर जयपुर का दुर्ग है, वो इंडो सोर्सियन शैली से बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक तो जूनागढ़ बीकानेर वाला दुर्ग, एक इंदरगढ़ कोटा वाला दुर्ग और एक है आमेर जयपुर वाला दुर्ग। ये तीनों दुर्ग है ना इंडो सोर्सियन शैली से बने हुए हैं। और किले है ना, किले की दीवारों पर है ना हमले करने के लिए रेत से बना हुआ टीला क्या कहलाता था? पाशिब। जैसे कोई किला है वो चारों तरफ से बंद किया हुआ, जब युद्ध का टाइम होता था ना तो किले का ना मेन दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था और चारों तरफ उसकी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। तो अब दुश्मन सेना क्या करती थी, उनके पास और कोई रास्ता तो होता नहीं था किले के अंदर घुसने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तब वो क्या करते थे, आसपास से मिट्टी इकट्ठी करके एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला बनाते थे। फिर उसके ऊपर है ना वो अपनी ना हथियारों को लेकर जाते थे, फिर वहाँ से वो हमला करते थे। टीले पे चढ़ के जो मेन दीवार थी ना गढ़ किले की, उसके पास में टीला बनाते थे, फिर वहाँ पर उस टीले पे चढ़कर फिर आक्रमण करते थे, जिससे उनका जो काम आसान होता था दुश्मनों का। और एक है ना किलों में ना गुप्त रास्ता होता था। अब जो गुप्त रास्ता है ना, गुप्त रास्ते के बारे में किसी को पता ना चले, तब ये लोग क्या करते थे, जो मेन गुप्त रास्ता था ना किले का, उसको ना चमड़े से ढक देते थे, मोटा चमड़ा था ना उससे, ताकि किसी को ना वो रास्ता दिखाई ना दे और वो जो सेना है वो अंदर से आ जा सके आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इसका जो निर्माण था ना वो 7वीं शताब्दी ने करवाया था, 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा। मतलब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वो मौर्यकालीन दुर्ग है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस काल का है, तो मौर्यकालीन है। बनवाया किसने था? चित्रांगद मौर्य ने। और राजस्थान राज्य का ना सबसे प्राचीन दुर्ग भी यही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये एक तो ना चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, मेसा पठार पर। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी, ये मेसा पठार है। चित्रकूट पहाड़ी मेसा पठार पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और इसका पहला दरवाज़ा है, इसके टोटल 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम है पांडु पोल, दूसरे का नाम है भैरव पोल, तीसरे का नाम है गणेश पोल, चौथे का नाम है लक्ष्मण पोल, पाँचवें दरवाजे का नाम है जोर्डन पोल, छठे दरवाजे का नाम है त्रिपोलिया और 7वें दरवाजे का नाम है राम पोल। ये क्वेश्चन पटवारी में तो नहीं आ सकता, लेकिन है ना जो RS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें ये पूछ लिया जाता था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा दरवाज़ा उसका नाम क्या है। तब याद रखना गणेश पोल है, दूसरे दरवाजे का नाम भैरव पोल है, पहला दरवाज़ा पांडु पोल, चौथा दरवाज़ा कौन सा है? लक्ष्मण पोल है। उसके बाद में 5वां दरवाज़ा है जोर्डन पोल, छठा दरवाज़ा त्रिपोलिया, 7वां दरवाज़ा राम पोल। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वहाँ पर कुल मिलाकर 3 शाखे हुए हैं। पहला हुआ 1303 में, उसके बाद में 1534, उसके बाद में 1567-68 में। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे शाखों के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या है, भगवान विष्णु का वराह अवतार है ना, जिसको हम कुंभ श्याम मंदिर भी बोलते हैं। कुंभ श्याम मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? तो वराह अवतार को। अब ये कुंभ श्याम मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसमें विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की हाइट कितनी है? 122 फीट है। और विजय स्तंभ में विजय स्तंभ कितने खंडों में बना हुआ है? तो याद रखना 9 खंडों में बना हुआ है विजय स्तंभ। इसके बाद में बारी आती है, यहाँ का वास्तुकार कौन था? वो था जैता। अब विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया था? जो महाराणा कुंभा थे ना, उन्होंने मालवक सुल्तान था एक महमूद खिलजी, उसको जब पहली बार युद्ध में हराया था ना उन्होंने, तब उसको चिढ़ाने के लिए इन्होंने, महमूद खिलजी को चिढ़ाने के लिए और अपनी विजय का बखान करने के लिए इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये जो किला सभी किलों का सिरमौर है ये। और ये कौन सी है? गंभीरी और बेडस नदी है ना उसके संगम पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर बना हुआ है। और इस किले के अंदर कौन सा है? एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसकी हाइट कितनी है? 75 फीट है। इसकी हाइट 75 फीट है, जैन कीर्ति स्तंभ की, समर्पित है भगवान आदिनाथ को। इस किले में क्या क्या है? इस दुर्ग में क्या क्या है? पद्मिनी महल है, भीमलत कुंड है, राम कुंड है, चित्रांग मोरी तालाब है और राजस्थान का सबसे पहला लिविंग फोर्ट भी यही है।
ये कहते हैं कि ना जो महाभारत का टाइम था ना, उस टाइम जो पांडव जब अज्ञातवास में थे, तब ये ना ये इस किले में आए थे, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तब भीम को ना गुस्सा आ गया था, तो उसने ना ज़ोर से ज़मीन पे लात मारी, तो वहाँ पर ना एक तालाब बन गया था जिसको हम भीमलत कुंड नाम से जानते हैं। मतलब कि इसके बारे में महाभारत के टाइम की भी इसमें जो अवशेष मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। बप्पा रावल है ना, बप्पा रावल ने क्या किया था, एक मानमोरी था जो मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य शासक था, उसको युद्ध में हरा कर ना इन्होंने ये जीता था। पहले क्या था, जो ये जो किला था ये जो मौर्य थे, मौर्यों के पास में था, लेकिन जो हमारे बप्पा रावल हैं राजस्थान के, इन्होंने ये मानमोरी को हराकर ये जीत लिया था। एक आपको याद होगा मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख ये कहाँ से मिला था, ये मानसरोवर झील से मिला था, राजस्थान की। किसको मिला था, कर्नल जेम्स टोड को, जिसके अंदर है ना बहुत जो ये कहते हैं कि ना इसके अंदर बहुत प्राचीन चीज़ें लिखी होती है मानमोरी शिलालेख के अंदर। लेकिन क्या है, इस ग्रंथ को ना वो जो शिलापट थी, जो शिला थी जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ था, उसको जाते वक्त ना अंग्रेज़ों ने समुद्र के अंदर फेंक दिया था, जिससे भारत के इतिहास की कुछ चीज़ें ना उसके अंदर दबी रह गई लिखी हुई। यहाँ पर और क्या क्या है, एक तो नीलकंठ महादेव मंदिर है जिसको समाधीश्वर कहते हैं। अब इस मंदिर का निर्माण कब करवाया था, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में करवाया था, भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में भोज परमार के द्वारा समाधीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे हम नीलकंठ महादेव मंदिर भी बोलते हैं। अब बाद में क्या हुआ, जब ये मंदिर बनाया उसके बाद में 300 साल में ये मंदिर है ना खंडित हो गया था। जो डिजास्टर्स आए थे उसकी वजह से ये मंदिर खंडित हो गया था। उसके बाद में कुछ विदेशों के आक्रमण हुए थे, उसकी वजह से भी नुकसान होता मंदिर को बहुत। उसके बाद में क्या हुआ, 1428 ईस्वी में ना एक मोक्कल नाम के राजा हुए थे, महाराजा मोक्कल हुए थे। उन्होंने 1428 के अंदर है ना इस मंदिर को दोबारा से बनवाया था, मतलब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, इसके बाद में आते हैं यहाँ पे भगवान शिव जी का ना जो समाधीश्वर मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव जी की त्रिमुखी विशाल मूर्ति है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि भगवान शिव की त्रिमुखी विशाल मूर्ति किस मंदिर के अंदर है, तो समाधीश्वर मंदिर है, जिसे हम नीलकंठ महादेव मंदिर बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन जो अब आगे मैं आपको कालिका माता मंदिर के बारे में बताऊंगा, इसके अंदर बहुत एक क्वेश्चन है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है, जो बहुत मतलब नाम कुछ और है अंदर कुछ और है। जैसे कालिका माता मंदिर है, अब नाम से पता चलता है कि ये कालिका माता का मंदिर होगा, काली माता का मंदिर होगा। इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा मानभंग ने करवाया था 9वीं शताब्दी में। ठीक है, लेकिन है ना ये जो कालिका माता मंदिर है ना, ये मूल रूप से ना भगवान सूर्य का मंदिर है। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे इनमें से भगवान सूर्य का मंदिर कौन सा है। अब वहाँ पे ना कुछ नाम दे देंगे अलग अलग, उसमें कालिका माता मंदिर भी नाम होगा। तो ये याद रखना कि कालिका माता मंदिर है ना, ये मुख्य रूप से भगवान सूर्य को ही समर्पित है, कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ में। इसके बाद बारी आती है चित्तौड़ बुर्ज, जिसे हम मोहर मगरी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या चीज़ है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, उसका जो अंतिम बुर्ज है ना, उसको हम चित्तौड़ बुर्ज कहते हैं। अब वहाँ पर एक मोहर मगरी नाम से जगह बनी हुई है, वो कैसे बनी, चित्तौड़ बुर्ज है ना, ये ना ऊंचाई पर है काफ़ी। ठीक है, और इसके नीचे थी खाई। अब जब अकबर ने अटैक किया था ना चित्तौड़गढ़ पे, तो उसको रास्ता नहीं मिला था कि अंदर कैसे जाया जाए इस दुर्ग के अंदर और कैसे हमला किया जाए। तब इसने देखा कि ना जो चित्तौड़ बुर्ज है ना, इधर नीचे खाई बनी हुई है और ये जगह उसको सबसे उपयुक्त लगी थी, क्योंकि यहाँ पे सेना भी कम थी चित्तौड़गढ़ की। तब उसने क्या किया, इस जगह पर है ना मिट्टी का टीला बनवा दिया। जो आसपास के जो ना किसान थे, मज़दूर थे, उनको बुला लिया और उनको बोला कि तुम्हारी एक एक है ना मिट्टी के टोकरे के बदले तुम्हें एक एक सोने की तुम्हें एक एक मोहर दूंगा, एक एक मिट्टी के टोकरे के बदले एक एक मोहर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो मज़दूर थे उन्होंने फटाफट एक टीला बना दिया मिट्टी का बहुत ऊंचा, जिसे हम मोहर मगरी कहते हैं। उसको टीले को तो मगरी बोला जाता है, मोहर मगरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक टोकरे के बदले एक मोहर दी गई थी, तो इसलिए इसे मोहर मगरी कहते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1567 में अकबर ने करवाया था मोहर मगरी का निर्माण। इसके बाद बारी आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अन्य विशेषताएं।
यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है कुंभ श्याम मंदिर, एक है मीरा मंदिर, एक है पद्मिनी महल, एक है फतेह प्रकाश संग्रहालय, एक है जयमल फत्ता की छतरियाँ, और है कुंभा के महल। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। निर्माण करवाया था जगत या जयंत के द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण करता कौन थे? निर्माण करवाने वाला, करता नहीं, निर्माण करवाने वाला, वो कौन थे? जगत या जयंत। और अबुल फजल ने क्या कहा था इस किले के बारे में रणथंभौर के, कि और सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। मतलब क्या था कि ये जो रणथंभौर दुर्ग है ना, ये चारों तरफ से पैक था, कोई भी है ना इसके अंदर कहीं से भी अटैक नहीं हो सकता था। इस हिसाब से बनाया गया था इसको, चारों तरफ से जैसे बख्तरबंद गाड़ियाँ होती ना आर्मी की, उस हिसाब से ये बनी हुई था, ये बना हुआ था दुर्ग, चारों तरफ से पैक था ये। अब यहाँ पर साका हुए थे, पहला साका हुआ था यहाँ पे 1301 ईस्वी में। ठीक है, अब साका के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब रणथंभौर दुर्ग क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, जंगल के अंदर है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और अरावली और विंध्याचल पहाड़ी है ना, उनके बीच में स्थित है ये रणथंभौर दुर्ग। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, एक तो सबसे ना प्रसिद्ध चीज़ तो क्या है, यहाँ पे गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर के पूर्व दिशा के अंदर, गणेश जी का जो मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में, उसके पूर्व दिशा में एक अज्ञात जल स्रोत है जिसे हम गुप्त गंगा कहते हैं। जहाँ पर साइंटिस्ट भी आके रिसर्च करके चले गए, इनको पता नहीं चला कि ये जो पानी आ रहा है ना, जो ये जल स्रोत है, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, किसी को पता नहीं चला अभी तक। उन्होंने बहुत कोशिशें कर ली पता करने की, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है, इसलिए इस पानी को गुप्त गंगा कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, रणथंभौर दुर्ग में एक सदरुद्दीन था, सदरुद्दीन है, उसकी दरगाह है यहाँ पे, मुस्लिम संत है सदरुद्दीन, उसकी दरगाह है, सुपारी महल है, और जोरा बोरा और रानी हाड़ तालाब है यहाँ पे। अब सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, यहाँ पे 32 खम्भों की छतरी है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खम्भों की छतरी है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खम्भों की छतरी है, जो जसवंत सिंह की स्मृति में बनाई गई है, उनके 32 साल के शासनकाल के प्रतीक के रूप में, जिसे हम न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और जो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है ना, उसको हम बोलते हैं नौलखा दरवाज़ा। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा कहलाता है। अब एक दोहा बोल दें या एक कथन बोल सकते हैं इसके ऊपर, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलो एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। जो 1301 में साका हुआ था, वो राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा हमीर ने केसरिया किया था, और उनकी जो पत्नी थी उसने जौहर किया था। जो ये रणथंभौर दुर्ग का पहला साका था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बारी आती है सोनार किला जैसलमेर की। सोनार किला क्या चीज़ है? ये धानवन दुर्ग है। मतलब कि ये जो दुर्ग है ना, ये ज़मीन पर बना हुआ है। ठीक है, इसकी नींव रखी थी राव जैसल ने 1212 से लेकर 1219 में निर्माण होते इसका। राव जैसल ने नींव रखी थी इसकी, सोनार किला जैसलमेर की। अब इसकी विशेषता क्या क्या है इस किले की? पहली चीज़ तो ये, इसके किले के निर्माण में ना चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ये पत्थर पे पत्थर रख के बनाया गया है सीधा ही, बिना किसी चूने के। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, पीले पत्थरों से निर्माण किया गया है, इसलिए इसे सोनार किला बोला जाता है। सोनार किले का उपनाम और क्या क्या है? उत्तरी भड़कीवाड़, जिसे हम उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और क्या है? त्रिकुटगढ़ भी बोला जाता है इसको। एक बोला जाता है गोहरा पहाड़ी, इसको ना गोहरा पहाड़ी पर निर्माण करवाया गया है। ठीक है, इसे त्रिकुटगढ़ बोलते हैं, उत्तरी भड़कीवाड़ बोलते हैं, मतलब कि उत्तरी सीमा का प्रहरी। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है? गोहरा पहाड़ी पर। और ये ना दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अब सोनार किले की और क्या विशेषता है? इसमें 99 तो बुर्ज बने हुए हैं चारों ओर। बुर्ज क्या होते हैं? बुर्ज होते हैं जहाँ पे ना सैनिक खड़े होकर ना बाहर की
बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और वहाँ दुश्मनों पे ना अटैक कर सकते हैं। बुर्ज इस हिसाब से बनाए होते थे ताकि किले को बंद करके अंदर से बाहर की तरफ अटैक किया जा सके। और यहाँ पे जो राजमहल है ना सोनार किले का, उसको यूनेस्को के प्रोजेक्ट सूची में शामिल किया गया है 2005 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जयसलूक हुआ है और आदिनाथ, सूर्य, राजेश्वरी, लक्ष्मी नारायण और टिक्कम राय जी के मंदिर हैं यहाँ पर। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे सोनारगढ़ में? आदिनाथ जी का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, राजेश्वरी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और टिक्कम राय जी का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर सत्तियों के पगोलिये नामक मार्ग हैं। अब सत्तियों के पगोलिये क्या होते हैं? जब ना कोई भी ना जो महिला होती थी, पत्नी होती थी किसी की, जो सती होती थी, वो जिस मार्ग से होकर जाती थी ना, जहाँ पर उनकी चिता सजाई जाती थी, तो चिता तक जाने का जो मार्ग होता था उसको सतियों की पगोलिये कहा जाता है। ठीक है, एक 1550 में ना लूणकरण थे राव, उनके समय पर केसरिया भी हुआ था इसमें सोनारगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब क्या है, सोनारगढ़ है ना, उसके अंदर 3 साके हुए हैं। ठीक है, वैसे तो 2.5 साके हुए हैं सोनारगढ़ जैसलमेर में, 2.5 साके हुए हैं। कहने को 3 है लेकिन साके 2.5 हुए हैं। पहला साका कब हुआ था? दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन व भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध हुआ था ना, तब हुआ था। ठीक है, जिसमें मूलराज जी ने केसरिया किया था और बाकी जो स्त्रियां थी उन सब ने जौहर किया था। इसके बाद में दूसरा साका होता है। दूसरा साका हुआ था फिरोज़ शाह तुगलक व रावल दुद्दा और त्रिलोक सिंह एक तरफ थे और फिरोज़ शाह तुगलक एक तरफ थे। उस समय ये साका हुआ था जहाँ पर रावल दुद्दा और त्रिलोक सिंह है ना, इन्होंने केसरिया किया था। उसके बाद में बारी आती है तीसरा साका। तीसरा साका हुआ था जिसको हम अर्ध साका बोलते हैं। अर्ध साका क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे ना केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। जौहर नहीं होने के कारण क्या था, जब ना ये अर्ध साका हुआ उसमें केसरिया किसने किया था? जो लूणकरण थे यहाँ के शासक, उन्होंने केसरिया किया था। ये बात कब की है? 1550 की। और ये युद्ध किसके साथ होता? आमिर अली के साथ में। जब ये युद्ध हुआ ना, तो इस युद्ध के अंदर आमिर अली मारा गया था। इस वजह से है ना स्त्रियों ने जौहर नहीं किया था, क्योंकि उनका ये किला बच गया था, सोनारगढ़ है ना बच गया था, क्योंकि जो शासक था, दुश्मन शासक था, वो मारा गया था। और इस युद्ध में जो लूणकरण जी थे, उन्होंने भी केसरिया कर लिया, मतलब अपने जीवन का बलिदान दे दिया था उन्होंने इस युद्ध में। ठीक है, और अबुल फजल ने ना सोनार किले के बारे में क्या कहा, सोनारगढ़ के बारे में, कि पत्थर की टांगें यहाँ पर पहुँच सकती है। मतलब क्या है इसका बोलने का मतलब क्या था कि ये किला है ना इतना दूर था कि ना ये चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था और बीच रेगिस्तान के अंदर बना हुआ था, जहाँ पे ना पानी, ना कोई सुविधा, ना कुछ खाने को, कुछ नहीं था यहाँ पे। चारों तरफ जहाँ देखो वहीं मरुस्थल था। तब चलने के लिए जब सेना गई थी ना दुश्मन की, तब आधी सेना तो भूख प्यास से मर गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था, क्योंकि बीच मरुस्थल के अंदर बना हुआ ही है। तो इसलिए ना इस किले के बारे में ना 2 लाइनें प्रचलित है, जो सुनिए आप। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियाँ, गढ़ ते जैसलमेर। मतलब भाटी राजाओं ने ना ये जो जैसलमेर था ना, ये बड़ी भयंकर जगह बनवाया था ताकि ना कोई दुश्मन जल्दी से यहाँ पर अटैक ना कर सके। इसके बाद बारी आती है कुंभलगढ़ दुर्ग की, जो राजसमंद में है। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में। 1443 से लेकर 1458 तक इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अबुल फजल ने क्या कहा था इस दुर्ग के बारे में? यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर है, मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग है ना बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो अबुल फजल ने क्या कहा? यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? मंडन था, जो गुजरात से लाया गया था। और भारत की जो महान दीवार है ना, देखो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी दीवार है ना, वो भारत की है और हमारे राजस्थान में है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कितनी बड़ी है? 36 किलोमीटर की है प्राचीर उसकी। ठीक है, और कहते हैं कि एक बार में ना इस जो ये दीवार है ना, दीवार के ऊपर एक बार में 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और जो राणा कुंभा थे उनके दौरान ना कुंभ श्याम मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
ठीक है। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग को और क्या क्या बोलते हैं? कुंभल मेर बोला जाता है, कुंभपुर बोला जाता है, और कमल मीर बोला जाता है, और सुड्य दुर्ग भी बोला जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में ना कटारगढ़ नाम से एक गढ़ और है जिसको मेवाड़ की आंख बोलते हैं, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग है ना उसके बिल्कुल ऊपरी भाग पर स्थित है, और इसकी चढ़ाई बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, उसके अंदर जो कटारगढ़ है, कटारगढ़ में जो महाराणा प्रताप हुए ना उनका जन्म वहीं हुआ था कटारगढ़ में। दूसरा, जो राणा कुंभा थे ना उनकी हत्या भी उनके बेटे जो पितरंता थे राणा उदा उन्होंने की थी। जो राणा कुंभा थे उनकी हत्या भी इसी कटारगढ़ के अंदर हुई थी। ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है रायमल के जो पुत्र थे ना पृथ्वीराज, जिसका बचपन का नाम है ना उड़ना राजकुमार था, जिसे हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, जो हमारे जो राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रंथ है उनमें पढ़ते हैं उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज थे, उनका बचपन भी है ना यहीं कटारगढ़ में गुजरा था, जो रायमल के पुत्र थे। ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान वाला पृथ्वीराज नहीं है, ये पृथ्वीराज अलग है जिसे हम उड़ना राजकुमार बोलते हैं। उड़ना पृथ्वीराज है जिसका नाम, ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में बारी आती है जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना वो अरावली पहाड़ी की चोटी है ना जगरा, जिसको हम जरगा भी बोलते हैं, वहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये याद रखना कि जरगा पहाड़ी पर स्थित है ये कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। उसके बाद बारी आती है जो कर्नल जेम्स टोड थे ना उन्होंने क्या कहा था इस दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग की उन्होंने तुलना की थी एस्ट्रोस्कन नाम का एक दुर्ग और है जो यूरोप के अंदर है, उससे इसकी तुलना की थी उन्होंने, कर्नल जेम्स टोड ने। और क्या, कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी है ना उसका महल भी है जो कटारगढ़ के अंदर है। अब एक है कुंभ शिलालेख जिसका निर्माण होता है 1406 ईस्वी में। अब इसकी विशेषता क्या क्या है कुंभ शिलालेख की? एक तो है ना ये 15 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। ठीक है। और इस कुंभलगढ़ है ना शिलालेख में ना जो राणा हम्मीर थे ना उनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो क्या है, कुंभलगढ़ शिलालेख है वो 1406 ईस्वी में बनाया गया था। जो 15 शिलालेख है ना उन पर उत्तीर्ण है ये। ठीक है। 15 शिलाओं पर उत्तीर्ण है। और इसी शिलालेख के अंदर लिखा गया था कि हमीर जो थे ना वो विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी उनको। ठीक है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार है ना कान्हा व्यास। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो याद रखना कान्हा व्यास है। ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने 2 बार पूछ लिया है अब तक। उसके बाद में बारी आती है कुंवर जो पृथ्वीराज है ना उनकी 12 खंभों की छतरियाँ भी यहीं हैं। 12 खंभों की छतरी कुंवर पृथ्वीराज की वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। और क्या है, महाराज उदय सिंह का राज्य अभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। देखो, उदय सिंह का राज्य से अभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। राणा उदा का की हत्या हुई थी उनके बेटे उदा के द्वारा, वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म भी कटारगढ़ में हुआ था। ठीक है। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना उसका जो मेन दरवाज़ा है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हनुमान पोल। ठीक है। और यहाँ पर है ना मामदेव और जालीबाई कुंड है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है गागरोन दुर्ग झालावाड़ की। अब ये कहाँ बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदी है ना उनके संगम पर बना हुआ है, बिना नींव के चट्टानों पर बना हुआ है ये। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है गागरोन दुर्ग की, ये बिना नींव के चट्टानों पर बना हुआ है। इसको डोडगढ़, दुल्लरगढ़, गोराटपुर भी बोला जाता है, गगराटपुर। ठीक है। निर्माण करवाया था बिजल देव डोड ने, या बिजल देव डोडा भी बोलते हैं जिनको, उन्होंने करवाया था। मतलब ये डोडा राजपूतों द्वारा बनाया गया था गागरोन दुर्ग। और ये खिंची चौहान थे ना उनकी राजधानी भी रह चुका है गागरोन दुर्ग। और देवन सिंह खिंची है ने ना इस दुर्ग को जीत कर इसका नाम रखा था गागरोन दुर्ग। पहले डोडा राजपूतों के पास में था, बाद में खिंची राजपूतों ने जब इसको जीत लिया तब इसका नाम गागरोन दुर्ग रख दिया उन्होंने।
1323 और 1444 में यहाँ पर दो साके हुए हैं। और औरंगजेब द्वारा ना गागरण दुर्ग के अंदर मीठे शाह, जिसको बोलते हैं हमीदुद्दीन चिश्ती, जिसका नाम है हमीमुद्दीन चिश्ती, जिसे हम मीठे शाह बोलते हैं, उनकी दरगाह भी यही है जो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी गागरण दुर्ग के अंदर। ठीक है, अब ये इसकी थोड़ी भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। झालावाड़ से 4 किमी दूर है, अरावली की पहाड़ी पर बना हुआ ये। ठीक है, उसके बाद में ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। बिना नींव का ये दुर्ग है जो कि मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना हुआ है। जो मुकुंदरा हिल्स है ना, जो राजस्थान का टाइगर रिजर्व तो नहीं कर सकते हो, जो टाइगर की है ना प्रजनन स्थली है राजस्थान में, जो सरिस्का से टाइगर निकल के ये मुकुंदरा हिल्स में जाकर जो मुकुंदरा सेंचुरी है ना, वहीं जाकर ये टाइगर है ना प्रजनन करते हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। तो इसलिए इस पहाड़ी को ना, जो पहाड़ी है उसका नाम मुकुंदरा है, तो इसलिए इसको मुकुंदरा हिल्स नाम दिया हुआ है। इस पूरी जंगल का नाम भी मुकुंदरा हिल्स रिजर्व है। तो वहाँ पर क्या बना हुआ है, ये गागरण दुर्ग बना हुआ है, जिसकी नींव नहीं है वहाँ पे। बिना नींव के सिर्फ पहाड़ी पर सीधा ही बनाया गया है, पहाड़ी को काट कर। इसका निर्माण कार्य करवाया था 12वीं शताब्दी में। किसने? डोड राजा बिजलदेव। अब जो डोड राजपूत थे ना, उनके अधिकार होने के कारण इसको बोलते हैं डोडगढ़ या दुल्लरगढ़। और यहाँ पर संत रामदास के शिष्य हुए हैं संत पीपा जी महाराज, जो गागरण के शासक भी रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर चौहान कुल कल्पद्रुम एक पुस्तक लिखी गई है। उसके अनुसार क्या कहा गया है, जो खिंची राजवंश का संस्थापक था ना, देवन सिंह उर्फ धारुण, उसने अपने जो बहनोई था, उसका बिजलदेव बहनोई था। ठीक है, तब उसने क्या किया, जो बिजलदेव बहनोई है ना, उसको मारकर और उन्होंने गागरण के दुर्ग, जिसको उस समय ना दुल्लरगढ़ बोलते थे, पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदल के गागरण रख दिया। पहला साका कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। हुआ किसके बीच में था? अचलदास खिलजी का बेटा था और मांडू सुल्तान अलप खां के बीच में हुआ था। अचलदास खिलजी था जो महाराजा भोज है ना, उसका बेटा था अचलदास खिलजी, और जो मांडू का सुल्तान था अलप खां, उनके बीच में हुआ था, जिसमें अचलदास खिलजी ने ना केसरिया किया था और महिलाओं ने जौहर किया था, इस दुर्ग की महिलाओं ने। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है जो राज्य कवि थे शिवदास गार्डन, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अचलदास खिंचीरी वचनिका। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। राजस्थान के आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें लगभग ना ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लेते हैं। वो जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना, रिपीट क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। जो अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने लिखी थी। और उसके बाद में राणा कुंभा है ना, उन्होंने क्या किया था? अल्प खां को पराजित कर दिया। पहले क्या हुआ? पहला साका हुआ 1423 में, जिसमें अचलदास खिंची का बेटा था भोज, जो है ना अचलदास खिंची, जो भोज का बेटा था, वो युद्ध में हार गया था। ठीक है, उसके बाद में राणा कुंभा ने क्या किया? अल्प खां पर दोबारा आक्रमण किया उन्होंने, और इस दुर्ग को जीतकर अब जो अचलदास खिंची का बेटा, जीवित बेटा था ना, जो जिसको हम पालहण सिंह बोलते हैं, उसको उन्होंने सौंप दिया था। मतलब दोबारा इस गढ़ को जीतने में ना जो सारी मेहनत की थी ना, वो राणा कुंभा ने की थी। राणा कुंभा ने जीत के दोबारा अचलदास खिंची की ही संतान को ये दुर्ग सौंप दिया। फिर दूसरा साका हुआ था 1444 ईस्वी में, जो हुआ था पालहण सिंह और मोहम्मद खिलजी के मध्य। अब क्या हुआ, जो पालहण सिंह था ना, उसको ना भीलों ने मार दिया था इस युद्ध में। भीलों ने मार दिया, तब क्या हुआ, यहाँ पे राजा नहीं रहा। तब कुंभा ने क्या किया, एक धीरज देव नाम का सेनापति था, उसके नेतृत्व में सेना भेज दी इन्होंने, और है ना मोहम्मद खिलजी के खिलाफ है ना युद्ध छेड़ दिया। तब क्या हुआ, जो धीरज देव था वो इस युद्ध में मारा गया, मतलब उसने केसरिया कर लिया इस युद्ध के अंदर। और जितनी भी महिलाएं थी ना इस दुर्ग की, क्योंकि राजा तो मारा गया था, जो पालहण सिंह था वो तो मारा गया था, तब जितनी भी महिलाएं थी ना दुर्ग की, उन सब ने ना जौहर कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, मीठे साहब है ना, वो कब आया था इस दुर्ग के अंदर? अब ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। मीठे साहब कब आए थे? जो जैत्र सिंह है ना, उसके शासनकाल में आया था। और मीठा साहब आया कहाँ से था? ये खुरासान से आया था।
खुरासान से आया था जैत्र सिंह के शासनकाल में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मीठे साहब किस राजा के शासनकाल में राजस्थान आया था, तो याद रखना जैत्र सिंह के शासनकाल में। जैत्र सिंह नहीं, जैत सिंह, माफ़ करना, जैत सिंह के शासनकाल में। यहाँ पर जालिम कोट पर कोटा है जिसे हम गीद कराई भी बोलते हैं। और अकबर ने ना गागरोन दुर्ग जीत कर ना बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, उनके बेटा था पृथ्वीराज, उसको जागीर के रूप में दे दिया था। दोबारा ध्यान से सुनना, अकबर ने ना जो गागरोन दुर्ग था इसको बीकानेर के राजा कल्याणमल, उसका जो बेटा था कल्याणमल का पृथ्वीराज, उसको जागीर के रूप में सौंप दिया था। मतलब कि उसने, अकबर ने ये कहा था कि इसका जो राज कार्य है वो तू संभाल, मेरे को सिर्फ टैक्स देता रहना। और क्या, पृथ्वीराज का प्रसिद्ध ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी, ये भी ना गागरोन में लिखा गया है। पृथ्वीराज है ना, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी, ये ग्रंथ भी गागरोन में ही लिखा गया है। अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो दरजी समुदाय के आराध्याना संत पीपा जिन्होंने गागरोन दुर्ग पर शासन भी किया था, उनकी समाधि इसी दुर्ग में है। दूसरा, कोटा रियासत के ना सिक्के डालने की जो टकसाल, वो भी इसी दुर्ग में है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे गागरोन में ये एक जल दुर्ग है। और यहाँ पर क्या है, एक पत्थर वर्षा यंत्र है। मतलब कि ना एक ऐसा यंत्र बना रखा था जिसपे बड़े बड़े पत्थर लगा के और उसको फेंका जाता था दूर दूर तक, जिससे दुश्मन सेना में हलचल मच जाए, दुश्मन सेना भागती दिखे वहाँ पे, और जिसके ऊपर गिर गया वो तो ख़त्म है वहीं पे ही। यहाँ पर हीरामन या गागरोनी तोता पाया जाता है गागरोन दुर्ग के अंदर। और गागरोन दुर्ग का उपनाम क्या है, मुस्तफाबाद है। और गागरोन दुर्ग में हुए जितने भी युद्ध हुए थे ना गागरोन दुर्ग में, युद्ध को ना जो शिवदास जी थे उन्होंने अपनी पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनिका, उसके अंदर लिखा था उन्होंने। शिवदास गार्डन थे ना, उसने अपनी पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनिका में ना गागरोन दुर्ग पर जो युद्ध हुए उनके बारे में लिखा था। अब बारी आती है सुवर्णगिरी जो जालौर के अंदर है, जिसके बारे में गौरीशंकर ओझा के अनुसार है ना, जो मेरो ने ना इसका निर्माण करवाया था, मेरो ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और डॉक्टर है ना दशरथ शर्मा, उन्होंने प्रतिहार नरेश नागभट्ट है ना, नागभट्ट प्रथम, उसने करवाया था। मतलब कि गौरीशंकर ओझा के अनुसार तो है ना कि ये जो दुर्ग है इसका निर्माण मौर्य ने करवाया था। और जो दशरथ शर्मा है उनके अनुसार क्या है, जो सुवर्णगिरी जालौर है उसका निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। देखो जैसलमेर की क्या है, सोनारगढ़, वो उसको सोनारगढ़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पीले पत्थर से बना हुआ है। अब ये बारी आती है, आगे बारी आती है सुवर्णगिरी जालौर की, ठीक है। हसन निज़ामी थे, उनके ग्रंथ था ताज उल मासीर, उसमें उन्होंने कहा था कि इस दुर्ग का कोई भी आक्रमणकारी है ना दरवाज़ा नहीं खोल सका आज तक। इतना ज़बरदस्त तरीके से इस दुर्ग को बनाया गया था कि कोई भी दुश्मन आक्रमणकारी था ना, वो कभी भी युद्ध करके इस दुर्ग का दरवाज़ा नहीं खोल सका था सुवर्णगिरी का। इसका उपनाम क्या क्या, सोनगढ़ है, जालौर किला है, कनकाचल है और कंचनगिरी है। यहाँ पर संत मलिक शाह की दरगाह भी है सुवर्णगिरी में। और इस दुर्ग के 4 दरवाजे हैं। पहला कौन सा, सूरज पोल, दूसरा ध्रुव पोल, तीसरा चांद पोल, चौथा है सिरे पोल। कौन कौन से हैं, सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सिरे पोल। सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पर, चामुंडा माता और जोगिया माता का मंदिर है। ये चामुंडा माता का मंदिर वही है जहाँ पर 2007-8 के अंदर जो भगदड़ मची थी और वो 20,000 ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, ये वही मंदिर है। और क्या, 1311 में यहाँ पर साका हुआ था, जिसका वर्णन कवि पद्मनाथ की पुस्तक है कान्हड़ देव प्रबंध, उसमें लिखा गया है। इसके बाद में बात आती है मेहरानगढ़ जोधपुर की। 1459 में ना चिड़िया टूक पहाड़ी पर है ना इसका निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। और अभय सिंह द्वारा यहाँ पर फूल महल का निर्माण करवाया गया था। भूरे खां की मज़ार है मेहरानगढ़ में। और क्या प्रसिद्ध तोपें हैं, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, बगसवाहन, गुड़धानी, कड़क बिजली, गजक, नुसरत, नागपली। अब देखो एक क्वेश्चन इस चीज़ का बनता है कि इनमें से कौन सी तोप नहीं है, ठीक है। तो इतनी तोपों नाम दिए, ये 3 तोपों के नाम दे देंगे इनमें से, और एक अलग चीज़ दे देंगे, ठीक है। या फिर ये दे देंगे कि
गज्जक, नुसरत, नागपली, ये क्या चीज़ें हैं? उसमें ऑप्शन दे देंगे कि ये खाने की मिठाई है, या अलग अलग नाम दे देंगे, और एक नाम होगा कि ये तोपे हैं। तो याद रखना ये तोप है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आरपीएससी में पूछा गया है। 1544 में ना यहाँ पर शेर शाह सूरी द्वारा जोधपुर किले में मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और एक यहाँ पर श्रृंगार चौकी बनाई गई है, जहाँ पर ना जोधपुर के राजा थे ना, उनका राज तिलक होता था। शेर शाह सूरी की मस्जिद और मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल और फतेह महल भी मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर ही है। अब बारी आती है जयगढ़ दुर्ग जयपुर की। इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वारा 1620 से लेकर 1667 ईस्वी में करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। कहते हैं ये तोप एक बार चलाई गई थी, तो अब इसका गोला है ना जयपुर के इस दुर्ग से सीधा गया था, और ये चाकसू में जाकर ज़मीन पर गिरा ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, और वहाँ पे एक झील बन गई, जिसे हम है ना गोला तालाब बोलते हैं। इसको गोला झील या गोला तालाब बोलते हैं, चाकसू के अंदर है जो। तो इस दुर्ग का जो शिल्पी था ना जयगढ़ दुर्ग का, उसका क्या नाम था? विद्याधर नाम था, जिसके नाम पर है ना जयपुर में एक विद्याधर नगर भी बसाया गया है। ठीक है। और क्या है उपनाम? क्या है जयगढ़ दुर्ग का? संकट मोचन नाम है इसका उपनाम। दूसरा और क्या है, जो इंदिरा गांधी थे ना, इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी, उस टाइम क्या किया इसने? जयगढ़ दुर्ग के अंदर ना खुदाई करवाई थी खजाना ढूंढने के लिए। अब किसी को ये नहीं पता कि यहाँ से खजाना निकला था या नहीं निकला था। जो जयपुर के लोकल है ना, उनसे अगर पूछते ना, तो वो लोग तो ये बोलते हैं कि ना यहाँ से 16 ट्रक भर के हीरे जवाहरात के गए थे। अब ये पता नहीं बात सच्ची है या झूठी है, अभी तक किसी चीज़ का कोई प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। अब बारी आती है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ की। इसका निर्माण करवाया था भूपत सिंह भाटी ने 3री शताब्दी में। और तैमूर है ना, तैमूर लंग था जो विदेशी आक्रांता था, उसने अपनी आत्मकथा ताजुक ए तैमूरी में लिखा कि मैंने इतना मजबूत और इतना सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। बीकानेर के शासक हुए थे सूरज सिंह। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अटैक किया बटनेर दुर्ग पर। और जब जिस दिन अटैक किया था ना, उस दिन मंगलवार था, और जो सूरज सिंह थे ना, उन्होंने ये जीत लिया था दुर्ग। तब इन्होंने बटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया था। ये क्या है? दानव दुर्ग है, मतलब कि ये ज़मीन पर बना हुआ है। और उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसको। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने है ना इस पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर क्या है? शेर खां की कब्र है। और क्या है यहाँ पे? राजस्थान की सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है ये। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान में किसने सहे हैं? वो यही है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। अब बारी आती है नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे हम सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं, जयपुर के अंदर है जो। निर्माण करवाया सवाई जय सिंह के द्वारा। जो कार्य प्रारंभ हुआ था और जो उसका कार्य जब पूर्ण हुआ, जो वर्तमान स्वरूप दिया गया है, वो सवाई राम सिंह के द्वारा। मत ध्यान से सुनना, निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया गया था वो सवाई जय सिंह के द्वारा, और जो वर्तमान स्वरूप दिया गया वो राम सिंह के द्वारा, सवाई राम सिंह के द्वारा। ठीक है। नाहरगढ़ का किला 18वीं शताब्दी की देन है। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर रखा गया है। और सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए ना यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, जो कि विक्टोरिया शैली में निर्माण था उनका करवाया हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था, किसमें? नाहरगढ़ दुर्ग या फिर सुदर्शनगढ़ दुर्ग के अंदर, जो कि विक्टोरिया शैली पर आधारित है। इसको जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं। और कैंटोर की छतरियाँ, जो कछवाहा राजाओं की छतरियाँ, वो भी यहीं हैं नाहरगढ़ दुर्ग में। इसको झांकता दुर्ग भी बोलते हैं। इसके मूल नाम क्या क्या है? सुलक्षण दुर्ग है, और क्या है? सुदर्शनगढ़ है। नाहरगढ़ दुर्ग के पास जैविक उद्यान भी स्थित है। अब बारी आती है तारागढ़ दुर्ग, जिसके अजमेरगढ़ बिटली दुर्ग अजमेर भी बोला जाता है। निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा।
निर्माण अजय राज चौहान के द्वारा कराया गया। 1113 ईस्वी में बिशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है इसको। और तारागढ़ का सबसे ऊपर का भाग है ना, जिसे जहाँ पर मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है, तारागढ़ का जो सबसे ऊपर का भाग है वहाँ पर मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। और तारागढ़ का प्रथम गवर्नर था ना मीर सैयद हुसैन खिंगवसर, वही था। मतलब कि तारागढ़ दुर्ग का जो प्रथम गवर्नर था उसका क्या नाम था, मीर सैयद हुसैन खिंगसवर। और जो दारा सिकोह हैं उन्होंने धौलपुर में ना औरंगजेब से युद्ध किया था उन्होंने, दारा सिकोह ने धौलपुर में। और जब युद्ध हार गए थे ना ये, तब इन्होंने तारागढ़ दुर्ग में शरण ली थी दारा सिकोह ने। और यहाँ पर नगरची बुर्ग या इसको नगारची बुर्ग भी बोला जाता है, शंगार चौरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि भी स्थित है तारागढ़ दुर्ग में। यहाँ पर पृथ्वीराज का स्मारक भी है तारागढ़ दुर्ग में। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल स्टडी वेल पढ़ेगा इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का जो सपोर्ट होता है ना, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ना और भी अच्छे टॉपिक पर ना वीडियो ला सकूँ। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप ना फ्री में ना पूरी एजुकेशन ले लें, राजस्थान पटवारी की पूरी बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन कर लें। और भी जो भी एग्ज़ाम होंगे राजस्थान से रिलेटेड, जितने भी राजस्थान जी के हिस्ट्री के बारे में आएंगे, वो टोटल चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे को सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी ना लाइव वीडियो लेके आऊँ ना, आप तुरंत है ना उस वीडियो को देख पाओ और आपका समय भी बचे और साथ में आपका ज्ञानवर्धन भी हो। जैसे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे ना, आपको जो मैंने पढ़ाया है ना, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आज आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।